हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 4 विजयनगर साम्राज्य और दक्कन राज्य। यहाँ पर यूनिट 1, 2 और 3 आपकी कंप्लीट हो गई। यूनिट 4 इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं दक्षिण भारत का भौगोलिक विन्यास। इसमें हम ये समझेंगे कि जो दक्षिण भारत है, किस क्षेत्र में दक्षिण भारत आते हैं, क्या कौन से बड़े बड़े हिस्सों से वो मिलकर बना है। फिर उन दोनों हिस्सों के ऊपर हम डीप में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले नर्मदा नदी के दक्षिण में जो स्थित है वो सभी क्षेत्र दक्षिण भारत के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ दो बड़े इलाकों से मिलकर ये बना हुआ है। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो वह है दक्कन, और दूसरे की बात करें तो वह है दक्षिण भारत। पहले दक्कन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों दक्कन की हम पहले भौगोलिक स्थिति को थोड़ा समझ लेते हैं कि दक्कन का उत्तर तथा उत्तर पूर्व में नर्मदा नदी एवं महानदियां हैं, उनसे वो घिरा हुआ है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में क्या है, नीलगिरी पहाड़ियाँ और नदी के कुछ क्षेत्र यहाँ पर आते हैं। अगर दोस्तों हम जो मध्य दक्कन है उसकी मिट्टी के बारे में चर्चा करें तो वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी होती है, और ये जो काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए अत्यंत बढ़िया मानी जाती है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो दक्षिण दक्कन का पठार है वो खनिज स्रोतों से भरा पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर तांबा, सीसा, जिंक, लोहा ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए यहाँ पर ये समृद्ध है। मतलब कि यहाँ पर ये सभी स्रोत बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पर कि पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों के कारण दक्कन राज्य में घुसना बहुत ज़्यादा कठिन माना जाता है। तो इसके दोस्तों होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया होगा, ठीक है, हमने चर्चा कर रखी है कि कुछ जो क्षेत्र होते हैं वो लैंडलॉक होते हैं, यानी कि वो पहाड़ियों से ढके हुए होते हैं। तो इसका फ़ायदा भी होता है और इसका नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर जो हमले होते हैं, जो आक्रमण होता है वो कम होता है, क्योंकि वो जगह पहाड़ से घिरा पड़ा है। नुकसान ये होता है कि उस जगह का विस्तार जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ है तो उस क्षेत्र का जो विस्तार है वो ज़्यादा आगे तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन दक्षिण गुजरात के बलगाना क्षेत्र से होकर यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता था। तो इसमें हमें बताया है कि यहाँ पर पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों के कारण दक्कन राज्य में घुसना मुश्किल तो है, लेकिन एक जगह है वहाँ पर गुजरात के बलगाना क्षेत्र से, तो यहाँ से क्या आसानी से वहाँ से पहुँच सकते हैं। इसी से क्या हुआ, गुजराती जो शासक थे वो यहाँ पर बार बार हमले करते रहते थे, आक्रमण होता रहता था, उनको एक पॉइंट जो है वो मिल गया था। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के ऊपर अब हम डिटेल में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कृष्ण तुंगभद्रा के दक्षिण में स्थित है, तो इसको कहते हैं दक्षिण भारत, ये हमने बात कर ली। अब यहाँ पर जो कि पूर्व में तटीय क्षेत्र स्थित है इसको कहते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल कहलाता है ये। और दक्षिण में जो स्थित है इसे कहते हैं हम मालावर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर समझिए, अब हम समझते हैं कावेरी क्षेत्र के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कावेरी क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है वो चोल शासकों के दौरान सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि वाला केंद्र बन गया था, क्योंकि ये जो क्षेत्र था ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक था, इसलिए उनकी गतिविधियों का ये केंद्र था। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान के चलो होता क्या है कि वहाँ पर क्या होगा, जैसे मान के चलो कोई राजा महाराजा है, ठीक है, और उसके बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन कोई ऐसा राज्य और कोई एक ऐसी जगह उसको मिल जाती है जहाँ पर उसको सारी सुविधाएं मिल रही हो, सारे संसाधन जो भी उसको चाहिए हो वो मिल रहे हो, तो सबसे ज़्यादा जो गतिविधि करेगा वो वहीं पर करेगा और सभी जो काम है वो वहीं पर करेगा। आप इसे अपने घर के कमरे से भी एग्जाम्पल लगा सकते हो। जो भी कमरा आपको तापमान के हिसाब से और शांति के हिसाब से अच्छा लगता है, हम उसी कमरे में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देते हैं और उसे ही हम अपना स्टडी रूम बना देते हैं, बिल्कुल सेम। ठीक है,
यहाँ पर समझिए, प्रवासियों के लिए सूखी खेती। तो सूखी खेती का मतलब क्या है होता है दोस्तों, आप इसे भी एक बार समझ लीजिए। सूखी खेती का मतलब है सिंचाई के लिए कृत्रिम साधन का इस्तेमाल करना, यानी कि वहां पर क्या है, जो मनुष्य द्वारा निर्मित साधन होते हैं जिससे सिंचाई की जाती है, तो उसका प्रयोग करना वहां पर प्रवासी लोग किया करते थे। और यहाँ की जमीन भी बहुत अच्छी थी। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और सुदृढ़ीकरण की, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और उन्होंने उसको मजबूत कैसे बनाया, उसके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। तो यहाँ पर आप देखिए, कृष्ण गोदावरी डेल्टा, कावेरी घाटी और कोंकण भूभाग जैसे क्षेत्र विजयनगर के मध्य संघर्ष के मुख्य केंद्र थे। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब है कि वहां पर अगर किसी क्षेत्र के लिए विजयनगर साम्राज्य में संघर्ष होता था, यानी कि लड़ाई होती थी, तो वो यही क्षेत्र थे जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, मतलब ये विवादित क्षेत्र थे। अगर दुश्मन आता था, बाहर से आक्रमण होते थे, तो वह इन्हीं क्षेत्र पर आक्रमण करते थे या इन्हीं क्षेत्र को वो अपनाना चाहते थे। तो ऐसा क्यों होता है इसे समझिए। देखिए, जब भी कोई, जैसे ये राज्य है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आक्रमण करेगा, जो आक्रमणकारी होगा वो करेगा इनके वीक पॉइंट्स पे। वीक पॉइंट्स मतलब वो कैसे भी, जैसे मान के चलिए यहाँ पर क्या है, राजा का महल है, तो यहाँ से आक्रमण, यहाँ से आक्रमण, यानी वो ऐसी प्लानिंग करके कहीं से भी आक्रमण करेगा कि जहाँ पर उसको सुविधा हो। तो इन सभी जो जगह है, ये गोदावरी डेल्टा, कावेरी घाटी और कोंकण भूभाग, ये वहाँ पर बहुत संघर्ष वाले केंद्र थे, यहाँ पर ज़्यादा संघर्ष होता था। अब हम यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं प्रारंभिक काल की। कृष्ण गोदावरी डेल्टा पर नियंत्रण को लेकर लगातार संघर्ष होते रहते थे। ये वही क्षेत्र है जिसकी हमने यहाँ पर ऊपर बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर लगातार संघर्ष होते रहते थे, जिसकी वजह से विजयनगर की सीमाएं हमेशा परिवर्तित होती रहती थी। इसका क्या मतलब है, जैसे मान के चलो विजयनगर के साम्राज्य की सीमा अगर ऐसी होगी और ये क्षेत्र ऐसे होते होंगे, तो कभी कभी क्या होता होगा, ये क्षेत्र कब्जे में आ जाता होगा, फिर ये दोबारा से इस क्षेत्र को प्राप्त कर लेते होंगे। तो इसकी जो सीमाएं हैं वो हमेशा बदलती रहती थी। कभी कभी इस पे दुश्मन आक्रमण करके अपना लेते थे और कभी कभी ये विजयनगर वाले दोबारा उनसे वो छीन लेते थे। इसलिए जो इनकी सीमाएं हैं वो हमेशा परिवर्तित होती रहती थी। अब यहाँ पर समझ लीजिए दोस्तों, 1336 से 1422 मुख्य संघर्ष विजयनगर एवं बहामनी शासकों के बीच हुआ करता था, जिसमें विजयनगर का जो पलड़ा है वो भारी रहता था। इसका मतलब क्या है कि विजयनगर का जो दुश्मन था मेन, यानी जिससे ज़्यादातर लड़ाई होती थी, वो थे बहामनी शासक, उनसे लड़ाई होती थी। और हमेशा जो विजयनगर का जो पलड़ा है, यानी विजयनगर हमेशा उन पे हावी रहता था। लेकिन यहाँ पर समय थोड़ा चेंज हुआ। बात आई 1442 से 1446 के दौरान। तो यहाँ अधिग्रहण को लेकर जब दोबारा से लड़ाई हुई, तो यहाँ विजयनगर और बहामनी शासकों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें विजयनगर क्या हो गया, हार गया। उसके बाद विजयनगर क्या करेगा, अपनी हार से सीखेगा और उसके बाद क्या करेगा, वो अपने सैनिक का जो दल है, उनका सैन्य संगठन जो है उनकी, उनमें वो फेरबदल करेगा। ठीक है, जो चीज़ को कमजोर लगती है उसे ताकतवर बनाएगा और दोबारा से अपनी स्थिति को ठीक करेगा। देखते हैं यहाँ पर क्या है। जिसके बाद विजयनगर सेना ने मुस्लिम तीर अंदाजों की भर्ती कर दी और अच्छी नस्ल वाले घोड़ों को भी अपने समूह में शामिल कर दिया। आपने देखा यहाँ पर दो चेंजेस हुए, जिसका असर बाद में दिखेगा। शुरुआत में विजयनगर को अपनी पश्चिमी बंदरगाह को बहामनी शासकों के हाथों गंवाना पड़ गया था युद्ध में। जब इनका युद्ध हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, बहामनी शासक इनसे जीत गए थे और जो पश्चिमी बंदरगाह है वो उनको देना पड़ गया था, उनके हाथों चला गया था। लेकिन दोबारा से इन्होंने उसे प्राप्त कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कृष्णदेवराय की, जो कि 1509 से 1529 तक की बात है। तो दोस्तों, कृष्णदेवराय के बारे में आपने सुने होंगे। ये क्या है, ये एक बढ़िया राजा थे
और इसके समय विजयनगर का जो साम्राज्य था वो बहुत ही बढ़िया तरीके से विस्तार हो रहा था और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था क्योंकि ये एक शक्तिशाली शासक भी थे। आपने क्लास 12th में भी इनके बारे में सुना होगा, जो विजयनगर साम्राज्य वाला एक चैप्टर था। यहाँ पर देखिए कृष्णदेव राय के समय अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। कृष्णदेव राय ने उदयगिरी को, नालगोंडा को और राजा मुंदुरी को प्राप्त कर लिया था। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ क्या हुए, अच्छे संबंध बनाए और उस अच्छे संबंधों का उन्होंने इस्तेमाल भी किया। अच्छे संबंध बनाकर उनकी सहायता से क्या किया उन्होंने, बीजापुर के जो इस्माइल आदिल खान थे उनको उन्होंने हरा दिया। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के धर्म राजनीति के बारे में, यानी कि विजयनगर साम्राज्य में जो धर्म था उसका पालन किस प्रकार से होता था। क्या वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम के लड़ाई झगड़े होते थे या वहाँ पर भी क्या धर्म के प्रति भेदभाव था या कुछ और ही बात थी, ये सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए विजयनगर साम्राज्य में धर्म का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण था। इसका मतलब है वहाँ पर धर्म को सीरियस माना जाता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए विजयनगर साम्राज्य में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें क्या हुआ है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य को लड़ना पड़ा। और किन से लड़ना पड़ा, अपने हिंदू प्रतियोगियों से, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का शासक भी हिंदू और लड़ाई भी हिंदू के साथ, जैसे कि उड़ीसा के गणपति के साथ युद्ध हुआ था। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिसमें विजय दिलवाने में विजयनगर के मुस्लिम सैनिकों ने बहुत अच्छा योगदान निभाया। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पर ये चीज़ जो है आपको पहले बताया था हमने कि उसमें क्या हुआ था, विजयनगर के अंतर्गत एक बार विजयनगर साम्राज्य हार गया था तो उसमें उन्होंने मुस्लिम तीर अंदाजियों को भर्ती करवाई थी। वही वाली बात है यहाँ पर, तो वो चीज़ यहाँ पर काम आ गई। उन्होंने क्या किया, मुस्लिम सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई युद्ध को जितवाने में। ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, अच्छी नस्ल के घोड़े की भी वहाँ पर उन्होंने शामिल किया था उनको, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर आ गई। और इस बात से यहाँ पर सिद्ध होता है कि धर्म को लेकर यहाँ पर अच्छी चीज़ थी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बढ़ते हैं अब राजा, संप्रदाय और मंदिर के मध्य संबंध। तो इस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बात करते हैं। देखिए होता क्या है दोस्तों, जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो मंदिरों के साथ अपना संबंध स्थापित करते थे। अब आप ये सोचोगे कि मंदिर के साथ राजा महाराजा को संबंध स्थापित करने की क्या जरूरत थी, तो दोस्तों वहाँ पर जरूरत थी जो भी मंदिर के फैन हैं, यानी कि जो मंदिर को चाहने वाले हैं, वो राजा को भी फॉलो करेंगे, यानी वो राजा को भी चाहेंगे। आप इसको ऐसे लगा सकते हो कि किसी चीज़ को मान के चलो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलो बॉलीवुड की कोई फिल्म को प्रमोट करवाना है, तो उसके लिए क्या होते हैं, कुछ बड़े यूट्यूबर्स के पास वो बॉलीवुड के एक्टर जाते हैं और उनसे किसी न किसी बहाने से वीडियो बनाकर उस फिल्म को प्रमोट किया जाता है, उनसे मतलब संबंध स्थापित किए जाते हैं उन यूट्यूबर से, बॉलीवुड स्टार को। तो इससे क्या होता है कि जो भी सब्सक्राइबर उस यूट्यूबर्स के होंगे, ठीक है, वो उनको भी पसंद करने लगते हैं और क्या कहते हैं कि उनकी फिल्म, मतलब कि उनके दिमाग में ये आ जाता है कि इनकी फिल्म आने वाली है और हमें भी ये फिल्म देखना है। एक तरीके से आप कह सकते हो सब्सक्राइबर थोड़े बहुत ट्रांसफ़र हो जाते हैं और सब्सक्राइबर्स को पता चल जाता है। तो सेम यहाँ पर भी यही सीन है। यहाँ पर क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे उनको प्रसिद्धि पानी है, सिंपल सी बात है, ठीक है, उनको फेमस होना है, तो उसके लिए वो मंदिरों के साथ, जो बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे और उनके साथ अपने जो संबंध है उनको स्थापित करते थे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर समझते हैं हम सबसे पहले विजयनगर से दूर स्थित तमिल भूभाग पर शासकों ने क्या किया, तमिल धार्मिक संगठनों का मंदिर स्थापित करवाए। ठीक है, इसमें इनका ही फायदा था। विजयनगर के जो शासक थे वह अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हो, उनको शक्ति को बढ़ाने के लिए
धार्मिक संगठन यानी कि मंदिर के साथ अपने संबंध को स्थापित किया करते थे। यहाँ पर समझते हैं कि संबंधों को स्थापित करने के लिए क्या आधार समझा जाता था। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपको क्या करना है, आप मान के चलो आप कोई यूट्यूबर हो, ठीक है, और आपको दूसरे यूट्यूबर से आप मिलने गए हो और आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर चर्चा की। तो इस चर्चा का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है कि जो फर्स्ट यूट्यूबर है उसके सब्सक्राइबर इस सेकंड यूट्यूबर को देखेंगे और सेकंड यूट्यूबर के सब्सक्राइबर फर्स्ट यूट्यूबर को देखेंगे, तो साथ में कोलैबोरेशन होगी और चैनल थोड़ा ग्रो होगा। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये समझना है कि इसके बीच में मतलब मेन मोटिव क्या था। तो मोटिव ये था कि राजत्व को बनाए रखने के लिए मंदिर आधारभूत थे। यानी ये जो राजा थे इनको ऐसा प्रतीत होता था कि अगर हमें अपनी गद्दी पर रहना है तो मंदिर हमारे लिए एक बेस का काम करेगा, ठीक है। मुखियाओं और राजाओं के बीच मंदिर कड़ी का कार्य करते थे। हाँ, ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आप समझिए, जो मुखिया होता है वो कहाँ का होता है? वो मान के चलो वो गांव का है, मुखिया की गांव में चलती है। और ठीक है, यहाँ पर एक जो राजा है वो गांव के मेन बंदों के साथ उतना संपर्क नहीं बना पाता। जो आम नागरिक होते हैं उनके साथ वो संबंध कैसे स्थापित करेगा? ठीक है, नहीं कर पाएगा। लेकिन ये मुखिया का जो संबंध होता है वो गांव के हर एक व्यक्ति के साथ होता है। मुखिया फेमस होता है अपने गांव में, ठीक है। तो अब ये राजा क्या करेगा? इस राजा को मुखिया से अपना तालमेल बिठाना है, जिसके लिए मंदिर एक कड़ी का कार्य करता था। अब क्या हो गया? जो राजा का बंदा जो है वो हो गया मुखिया, और मुखिया अभी इन सब पे जो है कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट क्या हो गया? ये सभी जो जनता है ये राजा से आपस में मिल गई। अगर मान के चलो राजा के प्रति अगर जनता को किसी प्रकार की कोई शिकायत होगी तो मुखिया को बताएगा और मुखिया राजा तक ये बात पहुंचा सकता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ये बात कि यहाँ पर क्या सारी चीज़ें होती थी। अब यहाँ पर हम आगे दोस्तों बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वह है विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन। यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि क्या बात है। देखो, इतिहासकार के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में सेना नायकों को नायक कहकर पुकारा जाता था। ये बात आपको पता होगी, क्लास 12th में भी थी, नायक, ठीक है। इन्हें वेतन के बदले सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूमि प्रदान की जाती थी। इसका क्या मतलब है? इनको वेतन के बदले ये बोला जाता था कि तुम्हें एक पर्टिकुलर जो भूमि है वो दी जाएगी, अब तुम उसी से अपनी आय अर्जित कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि भूमि से भी कई तरीके होते हैं पैसे कमाने के, तो वो यहाँ पर इनको बोला जाता था। इनके दो प्रमुख उत्तरदायित्व थे, यानी कि इनके दो मेन कार्य थे, ठीक है। पहला कौन सा था? इन्हें जो भी आय ये प्राप्त करते थे उनको एक अंश को केंद्रीय खजाने में जमा करना होता था। केंद्रीय खजाना आप समझ रहे हो, जो राजा का खजाना हुआ करता था। ये आप समझ लो एक तरीके का सरकारी खजाना आप समझ लो, ठीक है, जिसमें क्या होता था, कई प्रकार की चीज़ों के लिए पैसा होता था। फॉर एग्जाम्पल अकाल पड़ गया, ठीक है, या कहीं पर बांध बनवाना है, जनता से ज़रूरत का कोई काम, ज़रूरत की कोई वस्तु है, जैसे हॉस्पिटल, समझ रहे हो आप, मतलब ऐसा उस समय में तो समझ रहे हो ना आप, उस समय में तो हॉस्पिटल होंगे नहीं, तो जो भी रिलेटेड होंगे दवाइयों से या चिकित्सक से, ऐसी प्रकार की चीज़ें। यानी इसमें इस खजाने से बहुत सारे काम हो सकते थे। इसमें राजा का भी काम चलता था और प्रजा के लिए भी ज़रूरत के समय इसमें काम होता था। तो इन्हें अपनी आय का एक अंश केंद्रीय खजाने में ज़रूर जमा करवाना होता था। और इन्हें भूमि से जो भी आय होती थी उसमें राजा की सहायता के लिए सेना भी खड़ी करनी होती थी, सेना बनानी होती थी कि जरूरत पड़ने पे क्या होगा, वो उनके काम आएगा। अब हम मंदिर की आर्थिक भूमिका के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि यार जो मंदिर है, आपने सुना होगा कि इस समय में उनको गतिविधियों के मुख्य केंद्र के बारे में जाना जाता है, आर्थिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र। तो इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो मंदिर है ना वो पैसों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें करते थे। यहाँ पर लिखा है ना मंदिरों की आर्थिक भूमिका, तो ये समझते हैं हम ये कैसे होता था। तो विजयनगर के जो मंदिर होते थे वो सैकड़ों गांव से आर्थिक सहायता लेते थे, जिससे वो प्रमुख बने, वो बड़े बने, वो प्रभावशाली बने। आर्थिक सहायता मिलती थी उनको सैकड़ों गांव से, पैसों से संबंधित सहायता, ठीक है। गांव से धार्मिक कर्मचारियों का वेतन दिया जाता था। अब देखिए, ये जो
गांव से जो इसमें धार्मिक कर्मचारी आया करते थे, जो मंदिर में काम करते थे, उनको भी पैसा मिलता था, जो मंदिर ही देता था। मंदिर को दान मिलते थे तो उनसे उनको पैसा आता था और वो इनको भी देते थे। मंदिर में उन्होंने कई लोगों को रोजगार दिया। इसका क्या मतलब है, मंदिर में आपको पता होगा कि कई प्रकार की पोस्ट होती है, ठीक है, तो उनको रोजगार भी मिला। मंदिर से भी रोजगार उत्पन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप कहीं जाते हो, आप किसी मंदिर जाते हो तो आपने आस पड़ोस देखे होंगे, मतलब उसमें देखा होगा अगल बगल में कितनी सारे जो लोग होते हैं उनको रोजगार मिलता है। कोई फूल बेचने वाला होता है, कोई नारियल बेचने वाला होता है, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने कई लोगों को आर्थिक सुविधा भी उपलब्ध कराई। इसका मतलब है अगर किसी को पैसे की जरूरत हो, किसी को ऋण की जरूरत हो, ठीक है, तो वो भी ये दे देते थे मंदिर। इसी तरीके से दक्षिण भारत के अंतर्गत मंदिर जो है वो आर्थिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र भी माना जाता था। यहाँ पर समझते हैं बहमनी शक्ति का उदय के बारे में, ठीक है। तो आपको पता है कि जो मोहम्मद तुगलक है, इनके काल में दक्कन का जो अधिकांश भागों में बांट दिया गया था, और जो ज़्यादातर जो भाग था, मतलब जो ज़्यादातर भागों में इनको बांटा गया था, उस समय उस पर दिल्ली सल्तनत ने विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का राज चलता था उस समय। संपूर्ण प्रदेश को 23 प्रांतों में बांटा गया था और उसमें उलुग खान को प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है हमारा लास्ट टॉपिक है जिसे हम समझेंगे, और वह है संकट का सूत्रपात। इसे समझिए। देखिए हुआ क्या था, जब मोहम्मद तुगलक को जब ये बात पता चली कि अमीरों को क्या हुआ कि बहुत सारे अधिकार प्राप्त है। अमीरों को उस समय में कई सारे जो अधिकार थे वो प्राप्त थे नॉर्मल बंदों से हटकर, ठीक है। तो जब इनको ये बात चली कि उनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, तो इन्होंने क्या किया, उसे दबाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अब इनको दबाते हैं, मतलब इतने सारे अधिकार इसको नहीं देंगे, रद्द कर देंगे इनके अधिकारों को। तो अब क्या होगा, उससे अमीरों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, ठीक है। और आगे चल के यही विद्रोह कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कि उस नियंत्रण को कमजोर कर दिया, दिल्ली के नियंत्रण को। यहाँ समझते हैं, जो पहला विद्रोह था वो 1327 में बहाउद्दीन के नेतृत्व में हुआ था। इस विद्रोह में क्या हुआ था, स्थानीय सरदारों और अमीरों का सहयोग मिला था इस आंदोलन में, ठीक है। इस विद्रोह में नेतृत्व तो बहाउद्दीन का था, लेकिन इसमें जो सपोर्ट भी चाहिए होता है, तो सपोर्ट किया था सरदारों ने, वो भी पैसे वाले होते थे, और अमीरों का भी सपोर्ट मिला था। हालांकि इस विद्रोह से कुछ खास हुआ नहीं था, ठीक है। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया था, बाद में शांत हो गया था, लेकिन इससे क्या हुआ, दिल्ली का नियंत्रण बिल्कुल कमजोर हो गया, जिससे आगे चल के दिल्ली सल्तनत को बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, 1344 में दक्कन से मिलने वाली जो कुल राजस्व राशि थी उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, और विजयनगर और बहामनी के बीच जो संघर्ष था वो हमेशा से चलता रहा कि कौन दोनों में से श्रेष्ठ है, यानी कौन दोनों में से नंबर 1 है, कौन बेहतर है। उसके लिए संघर्ष है वो इनका हमेशा से जारी रहा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपकी खत्म हो चुकी है, यूनिट 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि वीडियो हम अपलोड करते हैं, कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही आगे चलकर हम इस टेलीग्राम ग्रुप में कई सारे जो नोट्स हैं वो भी आपके लिए उपलब्ध हम करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए, आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये मेरी आईडी है। और बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो दोस्तों तो आप कर सकते हैं एक लाइक, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ ही सब्सक्राइब कर दो आप हमारे इस चैनल को। बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन होगा, इसे प्रेस कर दो, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी अगली यूनिट के साथ।